हेलो गाइस, वेलकम एट कॉमर्स क्लासेस। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारे बीकॉम, एमकॉम और नेट कॉमर्स से जो भी है या फिर मैनेजमेंट वाले उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इससे हमेशा मोस्टली जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मोटिवेशन में ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई है। मोस्टली जो है मैच ऑफ द फ्लोइंग करके पूछते हैं कि कुछ थ्योरी के नेम दे देंगे, फिर उनके जिसने दिया है उसका नाम दे देंगे कि मैच कीजिए कि किस कौन सा थ्योरी किसने दिया है, खासकर मोटिवेशन में। तो लेट्स स्टार्ट द आवर लेक्चर अबाउट मोटिवेशन। शॉर्ट ऑफ फॉर्म में एक जान जाते हैं कि मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। किसी को भी हम कुछ काम कहते हैं करने के लिए तो मोटिवेशन जो है उसका एक बहुत ही अच्छा खासा एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है, प्ले करता है किसी को भी हम अपना काम करवाने के लिए। Issuance of proper instruction or order does not necessarily ensure that they will properly carried out। केवल हम ये बोल दे, ऑर्डर दे दे तो ये इंश्योर नहीं करते कि वो हम जो काम बोल रहे हैं वो सही ढंग से वो करे ही। तो उसके लिए क्या ज़रूरत होता है, हम कुछ उनको मोटिवेशन हम मॉनेटरी टर्म में, नॉन मॉनेटरी में आगे हम देखेंगे कि किस किस फॉर्म में जो है मोटिवेशन हम दे सकते हैं। तो उसके लिए कुछ और एडिशनल चीज़ें करना होता है जिससे कि वो जो है काम को सही तरीके से कर सके। It requires managers to inspire or induce the employees to act and get the expected result। तो ये मैनेजर्स की ज़रूरत होती है कि वो एम्प्लॉयज़ को इंस्पायर करे, मोटिवेट करे कि वो जो है जो चाहता है मैनेजर उसके अकॉर्डिंग जो है काम करे, और उसी जिससे इंस्पायर करते हैं उसी को हम मोटिवेशन कहते हैं। So it is the force that inspire a person at a work to intensify his willingness to use the best of his capability for achievement of a specific objective। तो क्या बोलता है कि एक तरह की ये फोर्स है जो कि पर्सन को जो है इंस्पायर करता है वर्क को अच्छे से करना, अपनी खुद की मर्जी से वो लोग करने की मतलब अच्छा से अच्छा परफॉर्म करे, और उस तरीके से वो उनके अंदर एक मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है। वही फोर्स जो है मोटिवेशन कहलाता है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव्स, इंसेंटिव्स के फॉर्म में होता है लाइक फाइनेंशियल, जैसे कि बोनस दे दिए, कमीशन दे दिए टीसी, या फिर नॉन फाइनेंशियल भी हो गया जैसे कि किसी की अप्रिशिएट करे उसके काम के लिए, अरे आपने बहुत अच्छा काम किया, और ज़्यादा वो मतलब अप्रिशिएट होता है तो वो ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, या फिर ग्रोथ टीसी। और ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। जैसे कि पॉजिटिव हो गया कि वही अप्रिशिएशन, और निगेटिव हो गया बहुत लोग जो है फेल होने के डर से या मार खाने के डर से होमवर्क करना, तो ये निगेटिव भी होते हैं। या फिर डिमोशन होने के डर से कि काम अच्छा नहीं करेंगे तो जॉब लॉस हो जाएगी या फिर सैलरी कट हो जाएगी, इस टाइप के। बेसिकली मोटिवेशन इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स गोल्स एंड प्रमोट पीपल टू एक्ट। मोटिवेशन जो है वो गोल की तरफ डायरेक्ट करता है और लोगों को प्रमोट करता है उस काम को करने के लिए। कुछ जो है फीचर्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं मोटिवेशन को, तो वो देख लेते हैं। मोटिवेशन जो है वो मैनेजर के द्वारा किया जाता है, मैनेजर जो है मोटिवेट करता है, वो एक्ट जो है मैनेजर का होता है। मोटिवेशन जो है एक तरह का कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक बार मोटिवेट कर दिया उससे ज़्यादा दिन वो काम नहीं करेंगे, बार बार आपको मोटिवेट करना पड़ता है। मोटिवेशन पॉजिटिव और निगेटिव, प्रमोशन और डिमोशन एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं, दोनों हो सकता है। मोटिवेशन हमेशा एक गोल ओरिएंटेड होता है, जब भी हम मोटिवेट करते हैं तो उसका एक गोल होता है कि हमको ये चीज़ अचीव करना है, उसके लिए मोटिवेट कर रहा है। ये काफ़ी कम्प्लेक्स इन नेचर होता है, हर एक इंसान को आप किस तरह से मोटिवेट करेंगे वो अलग अलग हो सकता है, तो काफ़ी कम्प्लेक्स होती है। एक तरह का आर्ट है कि कैसे हम किसी के नीड्स को पहचानते हैं, कैसे उसको हम फुलफ़िल करते हैं, कैसे उसको क्या बोलेंगे कि वो ज़्यादा मोटिवेट होगा, तो एक तरह का आर्ट है। ये एक तरह के सिस्टम ओरिएंटेड है, और ये जो है जॉब सेटिस्फेक्शन से अलग होता है। जॉब सेटिस्फेक्शन आप एचआरए में पढ़ेंगे कि क्या होता है। जॉब सेटिस्फेक्शन कि आप जो जॉब कर रहे हो सब कितना सेटिस्फाइड हो, सैलरी वगैरह सही से मिल रहा है कि नहीं, वर्किंग कंडीशन सही है नहीं, ये सारी चीज़ें। अब आता है मोटिवेशनल फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो मोटिवेट करता है।
तो बहुत सारे फैक्टर है जो मोटिवेट करता है, और इसको ब्रॉडली 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, फर्स्ट मॉनेटरी एंड सेकेंड नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी में आपके जैसे भी पैसे मनी से रिलेटेड हो गए, जैसे सैलरी, वेजेस, बोनस, इंसेंटिव्स, और नॉन मॉनेटरी फैक्टर में हो गए स्टेटस, एप्रिसिएशन मिल गया, फिर कोई अथॉरिटी मिल गई, वर्किंग कंडीशन अच्छी हो गई, जॉब सिक्योरिटी है आपकी, जॉब इनरिचमेंट हो रही है, या फिर वर्कर्स की पार्टिसिपेशन हो रही है। क्या इम्पोर्टेंस है मोटिवेशन करने की ही क्यों ज़रूरत है? तो इसका कुछ कारण है कि हायर इफ़िशिएंसी, अगर हमारा जो एम्प्लॉय है मोटिवेट है तो उससे क्या होगा, वो अच्छे तरीके से फास्ट काम करेगा, इफ़िशिएंटली और इफ़ेक्टिवली दोनों तरीके से। एब्सेंटिज्म रिड्यूस करेगा, लोग जो है मोटिवेट है तो काम करना पसंद करेंगे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, एब्सेंट नहीं करेंगे। रिड्यूस एम्प्लॉय, फिर वो कंपनी छोड़ के भी नहीं जाएंगे, अगर वो कंपनी से ज़्यादा अटैच है, ज़्यादा मोटिवेट है वहाँ पे काम करने के लिए, तो कंपनी छोड़ना नहीं चाहेंगे। एक कॉर्पोरेट इमेज बनाता है कि वहाँ के लोगों को, मतलब एक तरह का बोल सकते हैं ना कि वहाँ के जो जैसा काम करता है उसके अकॉर्डिंग उसको अप्रिशिएशन मिलता है, तो एक तरह का इमेज बनता है कि वहाँ के एम्प्लॉय को भी ध्यान रखा जाता है। एक अच्छा रिलेशन बनाता है एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में, इम्प्रूव मोरल बूस्ट करता है, वेस्टेज कम होता है, ब्रेकेज कम होते हैं, ज़्यादा मोटिवेट है, ज़्यादा काम कर रहा है तो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, केयरफुली काम करेगा तो वेस्टेज भी कम होंगे, एक्सीडेंट्स फिर कम होंगे, केयरफुली कर रहा है तो ऑब्वियस थिंग है एक्सीडेंट कम होंगे, और इनिशिएटिव एंड इनोवेशन भी वो खुद से जो है एम्प्लॉय वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं कि ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, कुछ इनोवेटिव आइडिया भी देते हैं। तो ये कुछ जो है नीड्स और क्या है, फीचर्स क्या है, ये हम पढ़े। अब इसके आगे जो बहुत लोगों ने बहुत तरह की थ्योरी दी है जिसमें बताया गया कि कैसे कैसे मोटिवेशन हम मोटिवेट कर सकते हैं, क्या क्या ध्यान देके। तो फर्स्ट हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी आती है, जो हम बहुत आई थिंक तब यूजी से ही पढ़ना बहुत लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा, मैस्लो की हायरार्की थ्योरी, जो नीड हायरार्की थ्योरी है उसके बारे में। तो ये जो है अब्राहम मैस्लो ने दिया था, ये याद करिएगा। मैस्लो की हायरार्की थ्योरी जो है किसने, तो नाम से ही है मैस्लो, लेकिन पूरा नाम अब्राहम मैस्लो जो है, इन्होंने अपनी नीड थ्योरी दी थी। तो ये जो है कुछ एजम्पशंस पे बेस्ड थे। तो क्या एजम्पशंस है कि पीपल जो है वो मोटिवेट होंगे 5 यूनिवर्सल नीड्स के अकॉर्डिंग। आज वो नीड्स को उन्होंने रैंक किया एक ऑर्डर में कि कैसे जो है ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा एक हायरार्की में। तो फर्स्ट उनका जो फर्स्ट नीड आया वो है साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स को उन्होंने बोला कि सबसे लोएस्ट लेवल नीड्स है, और इसमें जो है बेसिक नीड्स जैसे रोटी कपड़ा मकान, इसको उन्होंने ऐड किया कि अगर ये नहीं रहेगा तो अदर्स जो है चीज़ें उनको मोटिवेट नहीं करेगा। तो अगर जो कोई पर्सन फर्स्ट नीड पे है तो उसको सबसे ज़्यादा मोटिवेट क्या करेगा, रोटी कपड़ा मकान। तो उसको उन्होंने बोला कि जब स्लोएस्ट मोटिवेशन नीड्स जो होता है वो होता है साइकोलॉजिकल नीड्स। फिर आता है सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स में उन्होंने बोला कि शेल्टर का, सिक्योरिटी का, वो जो है मतलब एक जहाँ पे रह रहे हैं उनको एक सेफ्टी मिले, सिक्योरिटी मिले, तो या फिर जहाँ पे भी काम कर रहे हैं वहाँ उनको सिक्योरिटी मिले, तो वो जो नीड्स है वो सेकेंड नंबर पे आए, वो मोटिवेट करेगा ह्यूमन बिहेवियर को। फिर उसके बाद आया सोशल नीड। सोशल नीड में बोला गया कि जिस जहाँ पे वो काम कर रहे हैं या फिर जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ पे उनको बिलोंगिनेस का भाव, मतलब अपनापन जैसा लगे, प्यार अफेक्शन ये सब टाइप का मिले, तो वो ज़्यादा मोटिवेट होंगे। फिर आता है स्टीम नीड्स। इसमें बोला गया कि सोशल नीड्स आप सेटिस्फाइड हो गया तो ईगो एंड स्टीम नीड्स की आपको मोटिवेट करता है कि हाँ मेरी एक स्टेटस है, इस टाइप का कुछ हो तो उनको ज़्यादा मोटिवेट करता है कि हाँ मतलब मेरा एक कंपनी में ये स्टेटस है, इस टाइप का। फिर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। इसमें बोला कि मैस्लो ने बोला कि नीड फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, कंटिन्यूअस सेल्फ डेवलपमेंट, कि अब जो है वर्कर या फिर लोग जो हैं खुद को डेवलप करने के लिए मोटिवेट हो रहा है कि खुद का डेवलपमेंट करना है, खुद को कैपेबल करना है कोई चीज़ को, मतलब इंटरनली वो खुद को मोटिवेट करना है। तो ये सबसे टॉप, ये 4 को फुलफिल करने के बाद ही ये लास्ट मतलब 5th आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये डायग्राम है, क्लियर तो नहीं है पिक्स, बट ये पिरामिड्स के फॉर्म में है जो उन्होंने शो करा था, जिसमें सबसे नीचे साइकोलॉजिकल, फिर सिक्योरिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी और सोशल, फिर
स्टीम और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को उन्होंने शो करा था। फिर हमारा जो दूसरा थ्योरी है वो एल्फर्स हायरार्की ऑफ मोटिवेशनल नीड्स का। तो इन्होंने क्लेटन एल्फर इनको याद कीजिएगा अर्ग थ्योरी के नाम से, अर्ग थ्योरी इन्होंने दिया था। इन्होंने मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी को ही मतलब एम्पिरिकल रिसर्च के फॉर्म में उन्होंने इसको स्टडी करा और एक अपना दिया। अर्ग ERG, इसमें बोला गया E से एग्जिस्टेंस, R से रिलेटेडनेस एंड G से ग्रोथ। इन्होंने बोला कि इन्होंने एग्जिस्टेंस को रेफर किया कि बेसिक मटेरियल एग्जिस्टेंस रिक्वायर्ड, जो कि मैस्लो की साइकोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स को इन्होंने मिला के बोला एग्जिस्टेंस को रेफर किया कि हमको रोटी कपड़ा मकान और साथ में सिक्योरिटी मिले तो ये हमारा एग्जिस्टेंस हो गया। रिलेटेडनेस को उन्होंने बोला कि मैस्लो की जो सोशल नीड्स थे उसको उन्होंने कंसीडर किया कि हम मतलब सिमिलर उन्होंने बोला रिलेटेडनेस की एंड एक्सटर्नल कंपोनेंट ऑफ स्टेम्स नीड्स, और साथ में उन्होंने बोला कि एक्सटर्नल जो भी मतलब मिल रहा है स्टेम नीड्स के लिए वो भी कि बाहर से जो भी मिल रहा है कि हाँ बाहर से रिकॉग्निशन वगैरह मिल रहा है उस टाइप का, तो वो भी, और सोशल जो भी नीड्स हैं जैसे लव बिलोंगनेस का भाव मिल रहा है तो उस टाइप को उन्होंने बोला रिलेटेडनेस रेफर किया। फिर आता है ग्रोथ को उन्होंने रेफर किया इंट्रिंसिक डिजायर, खुद का अंदर से कितना मोटिवेट करा। स्टीम नीड एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को उन्होंने इसमें ऐड किया। स्टीम नीड का जो इंट्रिंसिक कंपोनेंट है कि अंदर से कितना आप मोटिवेट हो रहे हैं अपने अंदर से, तो उसको, और साथ में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को, इस दो को मिला के उन्होंने ग्रोथ को बनाया। तो एक्चुअली एक तरह का हम बोल सकते हैं कि मैस्लो नीड जो थ्योरी थी हायरार्की नीड थ्योरी, उसी का एक एम्पिरिकल रिसर्च इन्होंने किया, उसको 5 को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। Adler's erg theory differ from Maslow needs hierarchy in so far as the erg theory demonstrates that more than one need may be operative at the same time. ये कैसे अलग था मैस्लो से, क्योंकि मैस्लो ने बोला कि एक के बाद एक, लेकिन इन्होंने अर्ग थ्योरी में बोला कि नहीं, हो सकता है कि एक ही टाइम पे दो नीड भी और मतलब फंक्शन करे, दो नीड की ज़रूरत हो। अर्ग थ्योरी डज नॉट अज्यूम अ रिजिड हायरार्की, इन्होंने बोला कि कोई रिजिड हायरार्की नहीं है कि इसके बाद ये आएगा, ये लोअर है उसके ऊपर ये, इस तरह का कोई नहीं, वो बोला कि ऊपर नीचे हो सकता है। एल्फर्स ऑल्सो डील्स विद द फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन, उन्होंने ये भी बताया कि फ्रस्ट्रेशन और रिग्रेशन के बारे में भी इन्होंने डील किया। डैट इज़ इफ़ अ हायर ऑर्डर नीड इज़ फ्रस्ट्रेटेड, बोला कि अगर हायर ऑर्डर नीड जो है वो फ्रस्ट्रेटेड है एन इंडिविजुअल देन सिक्स टू इंक्रीज द सेटिस्फेक्शन ऑफ अ लोअर ऑर्डर नीड, तो वो क्या करेगा कि वो नीचे के लोअर ऑर्डर का जो है नीड को उसको सेटिस्फाई करेगा। समरी में हम बोल सकते हैं अर्ग थ्योरी आर्गूज लाइक मैस्लो दैट सेटिस्फाइड लोअर ऑर्डर नीड्स लीड टू डिज़ायर टू सेटिस्फाई हायर, उन्होंने बोला कि लोअर नीड अगर सेटिस्फाई है तो वो करेगा कि अब अपर लेवल वाला को सेटिस्फाई करने के लिए। बट मल्टीपल नीड्स कैन बी ऑपरेटिंग एज अ मोटिवेटर्स अदर, लेकिन एक साथ दो या दो से ज़्यादा नीड एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं सेम टाइम पे। एंड फ्रस्ट्रेशन इन अटेम्प्टिंग टू सेटिस्फाई ए हायर लेवल नीड कैन रिजल्ट इन रिग्रेशन टू अ लोअर लेवल नीड, और बोला कि अगर फ्रस्ट्रेशन होता है हायर लेवल नीड को अटेम्प्ट सेटिस्फाई करने के लिए तो उसका रिजल्ट ये होगा कि लोअर लेवल नीड भी कम पड़ने लगेगा। तो ये हमारी जो है आज की 2 थ्योरी हो गई। अब हमारी जो है थर्ड थ्योरी आती है, वो है 2 फैक्टर थ्योरी। तो 2 फैक्टर थ्योरी किसने दिया था? हर्ज़बर्ग ने, और इन्होंने 2 फैक्टर थ्योरी दिया गया था, और इसी को हम जो है मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी भी कह सकते हैं। वॉज डिराइव फ्रॉम स्टडी, ये थ्योरी कहाँ से? एक स्टडी से डिराइव किया गया था जिसमें डिज़ाइन टू टेस्ट द कंसेप्ट दैट पीपल हैव 2 सेट्स ऑफ नीड, जो कि डिज़ाइन किया गया था उसमें यह बताया गया था कि लोगों के 2 नीड्स जो हैं उसके 2 सेट्स बनाए गए कि 2 सेट्स ऑफ नीड्स होते हैं। फर्स्ट देयर नीड्स एज ए एनिमल टू अवॉइड पेन, फर्स्ट क्या है कि एज ए एनिमल्स जो होता है वो पेन दर्द को अवॉइड करने के लिए होता है, एंड सेकेंड देयर नीड्स एज ए ह्यूमन, इंसानों की तरह होती है साइकोलॉजिकली ग्रो करने की। हर्ज़बर्ग स्टडी कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ इंटरव्यूज़, उसमें इन्होंने अपने स्टडी में जो है बहुत सारे इंटरव्यूज़ किया दैट साउट टू एलिक्स रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन, और उन्होंने देखा कि क्या उस क्वेश्चन के
रिस्पॉन्स आते हैं। फर्स्ट, रिकॉल अ टाइम व्हेन यू फेल्ट एक्सेप्शनली गुड अबाउट योर जॉब, वाई डिड यू फील दैट वे अबाउट द जॉब। तो इन्होंने क्या बोला कि आप उस टाइम को रिकॉल कीजिए जब आप एक्सेप्शनली मतलब बहुत अच्छा अपने जॉब के लिए फील करते थे, और क्यों जो है उस तरह से अपने जॉब के लिए फील करते थे, और क्या डिड दिस फीलिंग अफेक्ट योर जॉब परफॉर्मेंस इन एनी वे, और क्या वो फीलिंग जो है आपके जॉब को किसी तरह अफेक्ट करा था, और डिड दिस फीलिंग हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर पर्सनल रिलेशनशिप ऑन योर वेलबींग, क्या उस फीलिंग का आप पे पर्सनल रिलेशनशिप पे भी उसका कुछ अफेक्ट पड़ा था। तो उन्होंने इस चीज़ को मतलब ये सारे क्वेश्चन को जो है उन्होंने रिस्पॉन्स चाहा कि पता करने के लिए कि उससे देखें कि लोगों की इस टाइप के क्वेश्चन के क्या रिस्पॉन्स आते हैं। फिर सेकेंड उन्होंने बोला रिकॉल अ टाइम ऑन जॉब दैट रिजल्टेड इन निगेटिव फीलिंग, फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकेंड था निगेटिव फीलिंग का, और डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट रिजल्टेड इन दिस निगेटिव फीलिंग, और उन्होंने बोला कि उसके बाद ये बताइए कि निगेटिव फीलिंग के बाद क्या क्या इवेंट्स हुए थे, उसके सीक्वेंस तैयार कीजिए। तो उन्होंने फिर रिसर्च रिजल्ट्स इस तरह से उन्होंने दिखाया, इट अपीयर फ्रॉम द रिसर्च दैट द थिंग्स मेकिंग पीपल हैप्पी ऑन द जॉब एंड दोज मेकिंग देम अनहैप्पी हैड टू सेपरेट थिंग्स। तो उन्होंने बोला कि जो रिसर्च अपीयर हुआ कि कोई चीज़ लोग को हैप्पी किया जॉब पे और कुछ चीज़ें जो है अनहैप्पी किया, उसके दो सेपरेट थीम उन्होंने तैयार किया। फर्स्ट सेटिस्फैक्शन, सेकेंड डिससेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन को उन्होंने मोटिवेशन बोला और डिससेटिस्फैक्शन को उन्होंने हाइजीन बोला। तो सेटिस्फैक्शन में उन्होंने 5 फैक्टर स्टूड एज ए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेंट्स ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन में उन्होंने बोला 5 ऐसी चीज़ हैं जो कि स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेंट्स हुए जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए। तो फर्स्ट क्या था, अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, वर्क इटसेल्फ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट। तो ये जो 5 चीज़ें हैं कि कितना उन्होंने अचीवमेंट प्राप्त किया, कितना उनको रिकॉग्नाइज किया गया, या खुद से जो वर्क जो है कितना उनको खुद मोटिवेट करता है जो काम उनको दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको जो दी गई है वो, और एडवांसमेंट जो भी हो रहा है उनको उससे वो खुद मोटिवेट होते हैं। फिर आती है सेकेंड डिससेटिस्फैक्शन, जिसको हाइजीन बोला गया। इसमें जो है उन्होंने पाया कंपनी की जो पॉलिसी है उससे डिससेटिस्फाई हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है उससे, सुपरविजन से, सैलरी से, इंटरपर्सनल रिलेशन से, एंड अकॉर्डिंग टू वर्किंग कंडीशन से, ये सारी चीज़ों से वो डिससेटिस्फैक्शन हुए थे। According to Herzberg, the factors leading to job satisfaction are separate and distinct from those that lead to job satisfaction. तो उन्होंने बोला कि जो फैक्टर्स जो है जॉब सेटिस्फेक्शन को लीड करता है वो सेपरेट और अलग है जो कि लीड करता है जॉब डिससेटिस्फेक्शन का, तो दोनों अलग अलग है। देयरफॉर मैनेजर हु सीक टू एलिमिनेट फैक्टर्स दैट कैन क्रिएट जॉब डिससेटिस्फेक्शन मे ब्रिंग अबाउट पीस बट नॉट नेसेसरली मोटिवेशन। तो उन्होंने बोला कि मैनेजर जो चाहता है कि वैसे फैक्टर्स को हटाना जो कि जॉब डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है उससे में भी पीस आ सके बट मोटिवेशन आए ये ज़रूरी नहीं है। दे विल बी प्लेसिंग देयर वर्कफोर्स रैदर देन मोटिवेटिंग देम। वो क्या करते हैं, वर्कफोर्स को प्लेस करते हैं ना कि उनको मोटिवेट करते हैं। एज अ रिजल्ट कंडीशंस सराउंडिंग द जॉब सच एज क्वालिटी ऑफ सुपरविजन, पे, कंपनी पॉलिसी, फिजिकल वर्किंग कंडीशन, रिलेशन विथ अदर एंड जॉब सिक्योरिटी वेयर कैरेक्टराइज्ड बाय हर्जबर्ग एज हाइजीन फैक्टर्स। तो उन्होंने क्या बोला कि उसका रिजल्ट ये हुआ कि जैसे कंडीशन होता है जॉब का, जैसे कि सुपरविजन की क्वालिटी, पे, कंपनी पॉलिसी, फिजिकल वर्किंग कंडीशन या फिर किसी और के साथ रिलेशन या जॉब सिक्योरिटी, ये सब को कैरेक्टराइज किया गया, हर्जबर्ग ने किया एज अ हाइजीन फैक्टर्स के। वेन दे आर एडिक्यूट, उन्होंने बोला जब ये एडिक्यूट होंगे पीपुल विल नॉट बी डिससेटिस्फाइड, जब वो सही होंगे तो पीपुल डिससेटिस्फाइड नहीं होंगे, और नादर विल दे बी सेटिस्फाइड, और ना ही वो सेटिस्फाइड भी होंगे। इफ़ वी वांट टू मोटिवेट पीपुल ऑन, अगर हम चाहते हैं कि लोग जो है मोटिवेट हो अपने जॉब पे, तो हर्जबर्ग सजेस्टेड, उन्होंने सजेस्ट किया एम्फेसाइजिंग फैक्टर एसोसिएट विद द वर्क इटसेल्फ और टू आउटकम्स डायरेक्टली डिराइव फ्रॉम इट। तो उन्होंने बोला कि कुछ जो है चीज़ें फैक्टर जो है उसके साथ एसोसिएट करें,
विद द वर्क के साथ, वर्क इटसेल्फ के साथ, जो कि वो उस चीज़ को डिराइव आउटकम जो अच्छा दे, जैसे कि प्रमोशन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अचीवमेंट, इस तरह के। तो इनको उन्होंने पीपल को इंट्रेंसिकली रिवॉर्डिंग की तरह ट्रीट किया था। तो हमने अभी तक 3 थ्योरी देखा, एक मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, सेकेंड एल्फर्स की अर्ग थ्योरी, और थर्ड 2 फैक्टर थ्योरी जो कि हर्जबर्ग ने दिया था। अब आती है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। इसके अभी 3 थ्योरी और है, एक्सपेक्टेंसी, फिर मैकलेंड थ्योरी ऑफ नीड्स जिसको डेविड मैकलेंड ने दिया था, और थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई जो कि डगलस एम्सजर्डन ने दिया था। तो अब हम पढ़ते हैं एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। इन रिसेंट ईयर प्रोबब्ली द मोस्ट पॉपुलर मोटिवेशनल थ्योरी हैज़ बीन द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, और इसको साथ में हम ये भी बोलते हैं वैलेंसी इंस्ट्रूमेंटली एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। तो ये काफ़ी जो है पॉपुलर हुआ था। ऑल्दो देयर आर नंबर ऑफ थ्योरीज फाउंड विद दिस जनरल टाइटल, और इसके साथ बहुत सारे थ्योरीज जो है जनरली जो है मतलब टाइटल दिया गया। दे ऑल हैव देयर रूट्स इन विक्टर ब्रूम्स 1964 वर्क ऑन मोटिवेशन। तो इन सब का जो रूट है वो विक्टर ब्रूम्स की जो थ्योरी है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी उनका है, जो कि 1964 में उन्होंने जो मोटिवेशन पे वर्क किया था उस पर था। इसका जो की एलिमेंट है वो थ्योरी का वो है एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटली एंड वैलेंसी। Is Vroom suggested that an employee believes that expectancy, instrumentality and valency interact psychologically to create a motivation force. उनका ये मानना था कि ये तीनों जो है वो इंटरेक्ट करता है साइकोलॉजिकली और एक मोटिवेशनल फोर्स जो है क्रिएट करता है, सच दैट द एम्प्लॉयज़ एक्ट इन वेज दैट ब्रिंग प्लेजर एंड अवॉइड पेन। और इस तरह से जो है एम्प्लॉय को प्लेजर मिलता है और वो पेन को अवॉइड करते हैं। फिर इसके बाद आता है मैकलेंड थ्योरी ऑफ नीड्स के। अकॉर्डिंग टू डेविड मैकलेंड, regardless of culture of gender, people are driven by 3 motives। अब इन्होंने बोला कि कल्चर जेंडर के अलावा लोग जो है 3 मोटिव्स के ज़्यादा वो मोटिवेट होते हैं। क्या होता है? फर्स्ट अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड इन्फ्लुएंस। Since Macleland's first experiments, over 1000 studies relevant to achievement motivation have been conducted। उन्होंने 1000 स्टडी जो है उन्होंने किया देखने के लिए कि मोटिवेशन का अचीवमेंट जो है कंडक्ट करने के लिए, कि देखा कि क्या रिलेवेंट होता है, और ये जो है थ्योरी को मतलब कुछ स्ट्रांगली जो है इस थ्योरी को सपोर्ट किया। तो ये 3 क्या है? अचीवमेंट, एफिलिएशन और इन्फ्लुएंस। क्या है इसको देखते हैं। Achievement. The need for achievement is characterized by the wish to take responsibility for finding solution to problem। Achievement क्या है? एक तरह का नीड है अचीवमेंट का, जो कि कैरेक्टराइज किया गया है किसी इंसान की कितनी चाह है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए, और मास्टर कोई भी कॉम्प्लेक्स टास्क हो उसको पूरा करने के लिए, गोल को सेट है उसको पूरा करने के लिए, या फीडबैक और लेवल ऑफ सक्सेस को अचीव करने के लिए। तो ये था अचीवमेंट। फिर आता है सेकेंड एफिलिएशन। एफिलिएशन जो है, नीड फॉर एफिलिएशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिज़ायर टू बिलोंग एंड एंजॉयमेंट ऑफ टीम वर्क। ये क्या है कि बिलोंगनेस, टीम वर्क के लिए काम करना, अ कंसर्न अबाउट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कितना अच्छा रखते हैं, एंड नीड टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी, और अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करना। तो इसको उन्होंने बोला एफिलिएशन। फिर थर्ड आता है इन्फ्लुएंस, मतलब पावर। The power, need for power is characterized by to drive the control and influence। कैसे आप लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कोई भी आर्गूमेंट को जीतने के लिए या उसको परस्यू करने के लिए। तो इसके लिए उन्होंने बोला कि द प्रेजेंस ऑफ दिस मोटिव्स और डिराइव्स इन एन इंडिविजुअल इंडिकेट्स अ प्री डिस्पोजिशन टू बिहेव इन अ सर्टेन वेज। तो उन्होंने क्या बोला कि प्रेजेंस जो होता है मोटिव्स का वो डिराइव करता है किसी भी इंडिविजुअल को कि जो भी एक सर्टेन वेज में वो कैसे बिहेव करेगा। देयरफॉर फ्रॉम ए मैनेजर पर्सपेक्टिव, मैनेजर के पर्सपेक्टिव से रिकॉग्नाइजिंग which need is dominant in any particular individual affect the way in which that person can be motivated।
तो इन्होंने बोला कि एक मैनेजर की पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो वो उनको ये ज़रूरत है कि रिकॉग्नाइज करे कौन सा नीड जो है किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को डोमिनेट करता है या अफेक्ट करेगा कि कैसे वो इंसान मोटिवेट होता है। तो मैकलर्न थ्योरी ने इन्होंने 3 चीज़ बोला, अचीवमेंट, एफिलिएशन, इन्फ्लुएंस, थ्योरी ऑफ नीड्स। फिर हमारा लास्ट मोटिवेशन थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ एक्स एंड थ्योरी ऑफ वाई। डगलस मैकजर्जर इन्होंने 2 चीज़ों को उन्होंने ऑब्जर्व किया मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से एम्प्लॉय के लिए। एक था निगेटिव, वन इज़ निगेटिव जिसको थ्योरी ऑफ एक्स बोला गया, और दूसरा बोला गया पॉजिटिव जिसको थ्योरी ऑफ वाई बोला गया। थ्योरी ऑफ एक्स क्या था, तो कुछ एजम्पशंस थे मैनेजर का जो कि बिलीव करते थे थ्योरी ऑफ एक्स में इन रिगार्ड ऑफ देयर एम्प्लॉय। तो इसमें क्या था कि एम्प्लॉय डिसलाइक, उन्होंने बोला कि एम्प्लॉय अपना काम पसंद नहीं करते हैं और जितना पॉसिबल हो वो उसको अवॉइड करते हैं। एम्प्लॉयज़ जो है उनको कॉलेज मतलब उनको डराना होगा, धमकाना होगा, कंट्रोल करना होगा, थ्रेटन करना होगा कि वो अपना काम करें। एम्प्लॉय जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करते हैं और फॉर्मल डायरेक्शन के लिए होते हैं कि उनको जब तक फॉर्मल डायरेक्शन नहीं दिया जाए वो काम नहीं करेंगे। मोस्ट एम्प्लॉय कंसीडर सिक्योरिटी ऑफ, ज़्यादातर एम्प्लॉय जो है जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल अदर फैक्टर इन द जॉब एंड हैव वेरी लिटिल एम, और उनके पास जो है ज़्यादा के पास जो है बहुत ही अदर फैक्टर्स जो है उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता और वो जो है बहुत कम एम्बिशियस होते हैं। तो ये थ्योरी ऑफ एक्स जो है एक तरह का निगेटिव फैक्टर को रिप्रेजेंट करा। फिर थ्योरी ऑफ वाई, इसमें जो है मैनेजर्स ये एज्यूम करते हैं कि एम्प्लॉय जो है वो अपने काम पसंद करते हैं, वो काम करना चाहते हैं। एम्प्लॉय जो है सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, उनके एक्स्ट्रा डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, सेल्फ कंट्रोल होते हैं, वो अपने काम से कमिटेड होते हैं। एंड एम्प्लॉय जो है वो अपना एक्सेप्ट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं। और इनोवेटिव स्पिरिट इज़ नॉट कंटेन टू द मैनेजर अलोन, सम एम्प्लॉयज ऑल्सो पोजेस इट। तो ये इसमें ज़रूरत नहीं है कि उनको कुछ स्पिरिट वगैरह, उनमें खुद में ही इतना मोटिवेशन होता है कि वो काम कर सकें। तो ये हमारा जो है कुछ थ्योरीज़ है मोटिवेशन को लेकर, जिसमें आपको ये याद रखना होगा कि कौन सा मोटिवेशन किसने दिया था। तो मतलब बेसिकली हम एक शॉर्ट फॉर्म में मैं अभी बता देती हूँ रिकॉल करके। फर्स्ट मोटिवेशन थ्योरी मैस्लो की थी, हायरार्की नीड थ्योरी। सेकेंड एल्डफर्स की थी, हायरार्की ऑफ मोटिवेशनल नीड्स की जो थी उसको उन्होंने अर्ग थ्योरी के नाम से बोला गया था, एडफर की। फिर थर्ड हमारी 2 फैक्टर थ्योरी थी जिसको हाइजीन थ्योरी भी बोला गया था, इसको हर्जबर्ग ने दी थी। और फिर हमारा आता है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जिसको ब्रूम ने दिया था। फिर मैकलर्न थ्योरी ऑफ नीड्स आई थी जिसमें अचीवमेंट एफिलिएशन पावर का था। फिर थ्योरी ऑफ एक्स एंड थ्योरी ऑफ वाई जो कि डगलस मैकजर्जर ने दिया था। तो ये हमारा मोटिवेशन की थ्योरी है। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मोस्टली हमेशा ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आता है। आप पीजी के एंट्रेंस के लिए जाए या फिर मतलब पीजी दैट मीन्स एमकॉम एमबीए, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। या फिर नेट में भी कॉमर्स और मैनेजमेंट से अगर आप अपियर होते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ अगर आपको और भी टॉपिक पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू। दैट्स इट।